नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 21वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास टेस्ट सीरीज आप लोगों का थर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लगभग 30 प्रश्न लेकर के आई हूँ आप लोगों का पर्यावरण के विषय में। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक ना मेरे आंसर लेने से पहले आप लोगों को खुद आंसर लेना और ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना वो अच्छे से हो पाए। तो इसीलिए आप लोगों को ना जितना भी दिन आप लोगों का बचा है 10 से 12 दिन, उसमें आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाते हुए चलना है। ठीक है, और आप लोगों को पहले खुद से आंसर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों का कोई भी मदद करने वाला नहीं है। जो आप आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों का जो नंबर है वो डिसाइड होगा, और क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे ये डिसाइड होगा। तो इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोग खुद से क्या करो, पढ़ने की कोशिश करो और खुद से आंसर लेने की कोशिश करो। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 121 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन ए आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी सतत विकास, या ऑप्शन डी मानव विकास। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सतत विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये जो अवधारणा की परिभाषा होगा ना वो सतत विकास की परिभाषा हो जाएगा, जिसमें क्या बोला है, भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधन की बचत करना। हम लोग अभी भी बोलते हैं ना कि ऊर्जा का संसाधन को हम लोग क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए, ताकि आगे की जो भविष्य है वो अच्छी तरीके से बन पाए। तो ये किसका अवधारणा होगा जी? ये सतत विकास का। और सतत विकास का जो मतलब होता है वो कंटिन्यूटी क्या होगा, विकास की जो दर है ना वो लगातार बढ़ते जाएगा सतत रूप से, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में, या ऑप्शन डी 2000 में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 1986 में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में जो पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ ना वो 1986 में पारित हुआ है। और अगर आप लोगों को स्पेसिफिक डेट बताऊँ ना तो 23 मई। कब? तो 23 मई 1986 को क्या हुआ, ये जो पर्यावरण संरक्षण है ना वो पारित हुआ था। कब? तो 23 मई 1986 को पारित हुआ था। और उसके अलावा आप लोगों को ना ये जो अधिनियम है वो लागू कब हुआ था ये अगर बताऊँ ना तो 19 नवंबर को। कब? तो 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ, लागू हुआ था। पारित होना अलग होता है, लागू होना अलग होता है। ठीक है, कोई भी अगर अधिनियम बना है ना तो वो पारित हुआ है, तो पारित होगा वो कब होगा, 23 मई 1986 को पारित होगा। और लागू जो होगा वो 19 नवंबर 1986 को क्या होगा, लागू होगा। तो इन दोनों डेटों को आप लोगों को याद रखना है। और ये जो लागू होने की जो उद्देश्य है वो बताओ ना, तो पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और सुधार और प्रदूषण को ना नियंत्रित करने के लिए व्यापक रूप से कानूनी ढांचा प्रदान किया गया इसमें। ठीक है, जिसे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ना वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253, कितना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत ये पारित हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? ऑप्शन ए जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑप्शन बी मृदा, ताप, आर्द्रता, वर्षा, ऑप्शन सी अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, या ऑप्शन डी शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अजैविक पदार्थ उत्पादक उपभोक्ता वियोजक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो निर्माण होता है वो चार घटक होंगे। वो अजैविक पदार्थ होगा, उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और वियोजक हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे ना जी तो मुश्किल होगा, तो इसीलिए खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए और लास्ट में मेरे को जरूर बताइएगा कि आप लोगों का ये 30 प्रश्न में कितना नंबर सही बना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल एक जैविक संगठन का सही क्रम है? ऑप्शन ए जनसंख्या पारिस्थितिक तंत्र समुदाय भूदृश्य, ऑप्शन बी भूदृश्य समुदाय पारिस्थितिक तंत्र जनसंख्या, ऑप्शन सी जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिक तंत्र भूदृश्य या ऑप्शन डी जनसंख्या भूदृश्य समुदाय पारिस्थितिक तंत्र। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिक तंत्र भूदृश्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल एक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो जैव मंडल का जैविक जो संगठन का जो क्रम होगा ना वो सबसे पहले जनसंख्या होगा। जनसंख्या का मतलब ये नहीं है कि केवल इंसानों की जनसंख्या, जनसंख्या मतलब कोई भी जीव जंतु होगा उसकी जनसंख्या। जनसंख्या के बाद जितने भी जनसंख्या मिल करके क्या बनाएंगे? समुदाय बनाएगा। समुदाय मिलकर के क्या बनाएगा? पारिस्थितिक तंत्र बनाएगा। और पारिस्थितिक तंत्र कहाँ होता है? भूदृश्य में होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी नीम या ऑप्शन डी बबूल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है यूकेलिप्टस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये जो यूकेलिप्टस नामक वृक्ष है ना वो पर्यावरण के लिए खतरा है। अब आप लोगों को ये यूकेलिप्टस वृक्ष क्या होता है समझ नहीं आ रहा होगा ना। तो यूकेलिप्टस जो वृक्ष है ना वो नीलगिरी वृक्ष कहलाता है। क्या? तो नीलगिरी का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो पर्यावरण के लिए खतरा है। कैसे खतरा है ये जान लो। तो जो नीलगिरी का जो वृक्ष है ना वो पानी सबसे ज़्यादा सोखता है, जिसके कारण क्या होता है? भूजल का स्तर जो होता है ना वो गिरता है और मिट्टी जो है वो सूख जाता है। और इसके जो पत्ते होते हैं और जड़ होता है ना उसमें क्या होता है? जो रासायनिक भी छोड़ते जाता है, जो अन्य पौधों के लिए क्या होता है? खतरा होता है। और उसके अलावा ना इसमें ना जो आसपास के जो इसके पेड़ होते हैं ना, मतलब जो अन्य पेड़ होते हैं इस वृक्ष के किनारे ना, तो उसको ना आगे बढ़ने नहीं देता, उसका ग्रोथ को भी होने नहीं देता। उसके अलावा एक चीज़ इसमें और होता है, इसकी जो सूखी टहनियाँ वगैरह होता है ना वो क्या होता है? गर्मियों के दिनों में ना आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसी के कारण ना जो यूकेलिप्टस नामक वृक्ष है, मतलब जो नीलगिरी का वृक्ष है ना वो पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा जीव सर्दियों में अपने शरीर में वसा के सहारे जीवित रहता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी हिरण या ऑप्शन डी सांप। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी भालू करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा जीव सर्दियों में अपने शरीर के वसा के सहारे जीवित रहता है? तो सर्दियों में अपने शरीर के वसा के सहारे जो जीवित रहता है वो भालू करेक्ट हो जाएगा। और भालुओं में जो ध्रुवी भालू होता है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। ध्रुवी भालू की जो त्वचा होता है वो 4 इंच मोटी चर्बी का परत जमा होता है और ये जो चर्बी होता है ना वो अत्यधिक ठंड से उसको बचाता है और ऊर्जा प्रदान करता है ध्रुवी भालू को। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा अन्य जीवों के बारे में बात करें ना तो इसमें और भी जो आएगा वो सील भी आ जाएगा। सील आप लोगों को पता होगा ना, जो समुंदर में पाया जाता है, मछलियों जैसा रहता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा गर्मियों में जो ऊँट होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम जो जीव है ना वो क्या करते हैं? वसा से के सहारे ना जीवित रहते हैं अपने अपने अलग अलग जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर
नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन के में ना भालू जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा आप लोग भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को ध्यान से पढ़िए। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ऑप्शन ए जिसमें पौधे उगने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषण कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, या ऑप्शन सी जिसमें बंजर पर्वत या पहाड़ियों को हरे भरे किया जाता है, या ऑप्शन डी जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषण कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्रक्रिया होगा इसमें क्या होगा, वायुमंडलीय में जो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण का शोषण कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन ए मत्स्य उद्योग, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी निर्माण, या ऑप्शन डी कृषि। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी कृषि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है, मतलब जलवायु से जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है वो किसको पड़ेगा जी? कृषि को ही ना सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि कृषि जो होता है वो मुख्यतः क्या होता है, जलवायु से ही डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। जलवायु अगर अच्छा होगा, वर्षा अगर अच्छा होगा, समय पे पानी गिरेगा, समय पे सारा चीज़ होगा, तो क्या होगा, जो कृषि का कार्य हो वो भी अच्छा होगा। और अगर समय जो अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा जी, मतलब जलवायु प्रॉपर टाइम पे नहीं गिरेगा, पानी वानी नहीं गिरे, तो क्या होगा, प्रभाव ही ना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो जलवायु से सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो कृषि होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जलवायु से प्रभावित क्या मत्स्य उद्योग होगा? नहीं होगा। मछली पालन थोड़ी ना होगा जी। खनन उत्खनन में ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। निर्माण में प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। प्रभाव जो पड़ता है वो कृषि पर ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन ए वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, ऑप्शन बी वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पर आने से रोक देती है, ऑप्शन सी वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पर आने नहीं देती। करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, तो ओजोन परत है ना वो मानव के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वह सूर्य द्वारा आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण है ना तो उसको पृथ्वी पर आने से रोक देती है। अगर कहीं ना गलती से भी ना सूर्य का अल्ट्रावायलेट किरण अगर धरती पर आएगा और इंसानों पर पड़ेगा ना, तो उसकी त्वचा पर जैसे ही पड़ेगा ना तो उसको त्वचा का जो रोग होता है ना, जैसे त्वचा कैंसर वगैरह होता है, वो हो सकता है। तो इसीलिए ना हमारी प्रकृति ने हमको ये वरदान दिया है कि ये इसमें क्या है, ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरण है उसको आने से रोक देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़ वन, या ऑप्शन डी रेगिस्तानी झड़ियाँ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे की जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो पौधों की जैविक जो पदार्थ अधिकतम होगा वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 131
131 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथन और कारण आर दिए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। कथन एस करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। कारण आर करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। किसी वास्तविक प्राकृतिक साधन का विकास प्रौद्योगिक एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। ऑप्शन ए कथन एस सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन बी कथन एस और कारण आर दोनों सही है तथा आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी कथन एस और कारण आर दोनों सही है तथा आर एस की सही व्याख्या नहीं। या ऑप्शन डी कारण आर सही है, कथन एस गलत है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन एस और कारण आर दोनों सही है तथा आर एस की सही व्याख्या नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले ना कथन एस करके दिया है, उसको पढ़िए। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो कथन एस है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को पढ़िए। किसी वास्तविक प्राकृतिक साधन का विकास प्रौद्योगिक एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो ये कारण भी आर भी सही हो जाएगा। लेकिन एस जो कथन है और आर जो कथन है ना, दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार से क्या है, व्याख्या एक दूसरे का नहीं करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कथन एस अलग बोलता है, कारण आर अलग बोलता है, दोनों का कोई संबंध उतना ज़्यादा है नहीं, इसके वजह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। ऑप्शन बी जंगल में आग लगा देना। ऑप्शन सी वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार। या ऑप्शन डी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जंगलों में आग लगा देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणी के विलुप्ति का प्रमुख कारण नहीं है? तो प्रमुख कारण जो नहीं है वन्य प्राणी के विलुप्ति का, वो जंगलों में आग लगा देना। जी, आग लगना अलग होता है, आग लगा देना वो अलग होता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है क्या कि वन्य प्राणी विलुप्त हो रहे हैं, इसका कारण है जंगलों में आग लगा देना? तो ये नहीं होगा। उसके अलावा जो वन्य प्राणी की विलुप्ति का जो प्रमुख कारण है ना, उसमें क्या है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये भी है। मतलब ना जो वन्य प्राणी है उसको रहने के लिए जगह धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होते जा रहे हैं। उसके अलावा ऑप्शन सी भी हो जाएगा, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यीकरण, मार मार करके क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, उसके खाल वगैरह को, तो ये भी इसके विलुप्ति का कारण होगा। उसके अलावा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होते जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं, जंगलों को भी धीरे धीरे साफ करके मनुष्य अपने रहने के लिए आवास बना रहे, घर बना रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, वन्य प्राणी जो है ना वो विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन जंगल में आग लगा देना, ये जो प्रमुख कारण है विलुप्तीकरण का, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। या ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। कब? तो इसकी जो स्थापना है वो 1936 में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसका जो वास्तविक नाम था ना, पहले जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। क्या? तो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है इसको। और वर्तमान में ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ना ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें ना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला पार्क भी था ये। तो ये इतनी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का स्रोत है, पहला तापीय ऊर्जा, दूसरा जल ऊर्जा, तीसरा सोलर ऊर्जा और चौथा पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और चार या ऑप्शन डी केवल एक, दो और तीन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का स्रोत है, तो छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा का स्रोत है वो सबसे पहला तापीय ऊर्जा हो जाएगा, जो कोयला से हम लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा जल ऊर्जा हो जाएगा, मतलब ना हम लोगों ने क्या किया, नदियों में बांध बना करके जल से क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो होगा वो सोलर ऊर्जा होगा, मतलब सौर ऊर्जा है ना, सोलर पैनल के थ्रू हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, तो ये भी इसमें आ जाएगा। उसके अलावा पवन ऊर्जा छत्तीसगढ़ में नहीं है अभी तक की, है ना, तो इसमें जो आएगा वो केवल पहला, दूसरा और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का जो स्रोत है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जेट्रोफा या ऑप्शन डी आलू। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जेट्रोफा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की जो फसल है वो जेट्रोफा करेक्ट हो जाएगा। और जेट्रोफा का जो हिंदी नाम है ना वो रतन जोत कहलाता है। और आप लोगों को पता होगा ना कि रतन जोत का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जेट्रोफा करेक्ट हो जाएगा। जेट्रोफा का जो हिंदी नाम होगा वो रतन जोत होगा। और रतन जोत से क्या किया जाता है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है उसके बीज से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 136 को ध्यान से पढ़िए। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पवन ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो पारंपरिक जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो पवन ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पवन ऊर्जा है ना वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब नवीनीकरण जो है ना उसका ऊर्जा का स्रोत है, जो अभी अभी उपयोग में लाया गया है। जबकि उसके अलावा ना जो कोयला होगा, पेट्रोल होगा, प्राकृतिक गैस होगा, जीवाश्म ईंधन जो होता है ना वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, जो उसका उपयोग लंबे समय से होते आ रहा है। ठीक है, जबकि पवन ऊर्जा का जो प्रयोग है वो बड़े पैमाने पर अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो इसीलिए ये जो पवन ऊर्जा है ना उसे गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या माना गया है, स्रोत माना गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 136 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 137 को पढ़िए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी ताल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, मरुस्थल भी हो जाएगा, वन भी हो जाएगा और ताल भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 137 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 138 को पढ़िए। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए शैल, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी जीवाश्म या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी खनिज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला जो उदाहरण है वो खनिज का उदाहरण है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला जो है ना वो खनिज कहलाता है जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 138 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 139 को पढ़िए। वायुमंडल की परत में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी घटता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब, तो जैसे जैसे आप ना आसमान की तरफ ऊपर जाते जाओगे ना वैसे वैसे क्या होगा, जो वायु दाब है वो घटते जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, आप लोगों को पता होगा ना जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 139 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी घटते जाता है जैसे जैसे आप वायुमंडल के ऊपर की तरफ जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 140 को पढ़िए। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। ऑप्शन ए गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, ऑप्शन बी गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ऑप्शन सी ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, तो कांटेदार जो झाड़ियाँ मिलती है वो गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में ना मिलेगा जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 140 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे नागफनी वगैरह का जो वृक्ष होता है आप लोगों ने देखा होगा ना, एकदम ही कांटेदार होता है, तो वो कहाँ मिलता है जी? तो वो गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 141 को पढ़िए। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी निबंधात्मक, ऑप्शन सी दीर्घ उत्तरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 141 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए वस्तुनिष्ठ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? तो छात्रों में ना रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो वस्तुनिष्ठ पूछना चाहिए, मतलब ऑप्शनल जो प्रश्न है ना इस टाइप से जो प्रश्न है वो पूछना चाहिए, ताकि केवल केवल जो छात्र है वो प्रश्न को पढ़े और उसके बाद जो ऑप्शन को ढूंढे कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, और दोबारा जब इसी प्रकार से आंसर आएगा तो वो आराम से बता पाएगा। तो इसीलिए छात्रों को रटने के लिए ना रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तुनिष्ठ टाइप से जो प्रश्न है वो पूछना चाहिए। निबंधात्मक पूछोगे तो वो रटेगा ही, जो आंसर है वो बालक। दीर्घ उत्तरी में पूछोगे तो लॉन्ग प्रश्न में भी रटेगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 142 को पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रमुख प्रशिक्षण सांकेतांक है। ऑप्शन ए पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण, ऑप्शन सी पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रमुख प्रशिक्षण सांकेतांक है, तो ये जो आंसर होगा ना पहला भी हो जाएगा पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा अभिव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण भी हो जाएगा, और इसमें तीसरा भी हो जाएगा पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 142 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 143 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं, ऑप्शन बी चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, या ऑप्शन डी चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्र के लिए उपयोगी है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला है, और सही जो कथन होगा वो केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्र के लिए उपयोगी है। जब भी पढ़ाने जाते हैं ना तो क्या करते हैं, श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं और दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही छात्र ना सीख पाएगा जी, श्रव्य के माध्यम से मतलब वो सुनेगा देखेगा तभी ना अच्छे से पढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 143 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 144 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, ऑप्शन बी चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य सामग्री छात्र के लिए उपयोगी है, या ऑप्शन डी शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं। ये तो सेम प्रश्न हो गया जी, आप लोगों का
जो पिछला प्रश्न पढ़ा है उसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही ना हो जाएगा जी, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्र के लिए उपयोगी है, करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने पिछला प्रश्न में भी आप लोगों को बताया था ना, सेम टू सेम प्रश्न, ये रिपीटेड प्रश्न हो गया आप लोगों का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 144 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 145 को पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। और ऑप्शन बी, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरी करती है। ऑप्शन सी, यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है। या ऑप्शन डी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 145 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणा की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर मतलब पहली से पाँचवीं जो कक्षा होगा उसमें पर्यावरण जो पढ़ाया जाएगा, तो उस पाठ्य पुस्तक में ना जो विशेषता नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणा की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अमूर्त अवधारणा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में भी आप लोग सोच सको, समझ सको और अवधारणा जो है वो बना पाओ। तो पहली से पाँचवीं की बच्चा ऐसा उतना नहीं कर पाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पर्यावरण अध्ययन की विशेषता नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को सांकेतिक करता है। ऑप्शन सी, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। या ऑप्शन डी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा की स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो देखो, पर्यावरण जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना तो उसमें कविता और कहानी का उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग करने का कारण ये है कि जो स्थानीय मतलब जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं, जो बच्चा रहता है वो उसके पर्यावरण को समझे, और विश्व स्तर पर जैसे संसार में पर्यावरण है ना तो उन दोनों को क्या करे, उसकी कल्पना को रिलेट कर पाए कि यहाँ का पर्यावरण वहाँ का पर्यावरण कैसा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 146 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 146 को पढ़िए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ऑप्शन बी, खेल प्रतियोगिता का आयोजन। ऑप्शन सी, परीक्षा के माध्यम से। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 147 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर होगी? तो ये जो रणनीति लाना चाहिए ना वो पाठ्यक्रम में बदलाव लाना तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 148 को पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्र के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन बी, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। ऑप्शन सी, टीम भावना बढ़ाना। या ऑप्शन डी, समाजीकरण को बढ़ावा देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 148 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छात्र के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं ना घुमाने के लिए बच्चों को, तो उसका जो उद्देश्य होता है वो छात्र के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब जो वो बुक में पढ़ते हैं ना उसको सामने देख करके पढ़ेंगे तो उसको क्या होगा, जो शैक्षिक अनुभव होगा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 149 को ध्यान से पढ़िए। विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों की 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगित कर रहे हैं। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? ऑप्शन ए एकता में शक्ति का पाठ, ऑप्शन बी सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन सी समुद्रिक जीवों की विविधता, या ऑप्शन डी ठोस द्रव गैस की प्रकृति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव एवं गैस की प्रकृति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विज्ञान की एक शिक्षक 6 छात्रों की 3 समूह, मतलब क्या किया गया है, 6 छात्रों को एक विज्ञान का शिक्षक लिया और दो दो करके क्या किया, 3 भाग में अलग अलग 3 समूह बना दिया। पहला समूह में जो छात्र है ना उसको क्या किया, कसकर आलिंगित किया, मतलब एक दूसरे को आपस में गले लगा लिए। दूसरा समूह के दो छात्र है वो क्या किए, हाथ पे हाथ धरे करके पकड़े हुए थे, मतलब एक दूसरे को हाथ पकड़ के केवल पकड़े हुए थे। तीसरे जो समूह के छात्र थे वो क्या किए थे, दूर दूर खड़े थे। तो ये जो तीनों प्रकार की जो अलग अलग एक्टिविटी थी ना, अलग अलग दो दो छात्रों को रखने का, वो ठोस को दर्शा रहा था, द्रव को दर्शा रहा था और गैस की प्रकृति को दर्शा रहा था अलग अलग। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 149 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 50वां को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए कोहरा निर्माण, ऑप्शन बी बर्फ से तरल निर्माण, ऑप्शन सी बर्फ निर्माण, या ऑप्शन डी वाष्प बिंदु निर्माण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कोहरा निर्माण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, मतलब कक्षा कक्ष में छात्रों के द्वारा जो चीज़ बनाया नहीं जा सकता, प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वो कोहरा निर्माण हो जाएगा। लेकिन बर्फ से तरल निर्माण हो जाएगा, मतलब बर्फ को क्या बनाया जा सकता है, तरल लिक्विड में बदला जा सकता है। बर्फ का निर्माण भी हो सकता है, वाष्प बिंदु का भी निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कोहरा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 150 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।